नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 20 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित पूछा गया था। गद्यांश को पढ़ करके इसका अनुवाद मैं करूंगा तो आपका काफ़ी लंबा वक्त बीत जाएगा। इससे बेहतर यह है कि मैं डायरेक्टली आपको प्रश्न दिखाऊं और गद्यांश में उसका उत्तर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि एक कम समय में आप बेहतर समझ विकसित कर पाएं संस्कृत के प्रति। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर ही चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, पुत्र स्नेह पर वशा संकृत से माता काम न प्रार्थनाम न स्वीकृति। तो इसका मतलब हो जाएगा कि पुत्र के स्नेहवश शंकर की माता ने कौन सी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। पैराग्राफ में इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा च विरक्तः शंकरः मातरम संन्यास्यानुमति अचायत पुत्र स्नेह पर वशा सशंकर से इमाम प्रार्थना न स्वीकृतवती, यानी कि उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दी उनकी माता ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए, संन्यासस्य अनुमतिम, यानी कि सन्यासी बनने की अनुमति यानी स्वीकृति नहीं दी उनकी माता ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, नदी तीरे शंकरस्य माता कीदृशम पुत्रम अपशयत। पैराग्राफ में यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। आक्रोशम श्रुत्वा माता नदी तीरम गता पुत्र च नक्रेण गृहीतम अपशयत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नक्रेण गृहीतम। ऑप्शन नंबर 3 नक्रेण गृहीतम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शंकरस्य पिता कदा दिवंगतः, यानी शंकराचार्य जी के जो पिताजी थे वो कब दिवंगत हुए। पैराग्राफ में यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्यस्य जन्म केरल प्रांते काल्डी नामक ग्रामे अभवत, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म जो था वो केरल राज्य के काल्डी नामक ग्राम में हुआ था। अस्य पितुः नाम शिव गुरु आसीत, इनके पिता का नाम शिव गुरु था। अस्य जन्मनः प्रागेव सह दिवंगत, यानी कि इनके जन्म से पूर्व ही वो दिवंगत हो गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शंकरस्य जन्मनः पूर्वम, यानी कि शंकराचार्य जी के जन्म के पूर्व ही उनके पिता दिवंगत हो गए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शंकरः मातरम का प्रतिज्ञाम कृत्वा संन्यासम गृहीतवान। पैराग्राफ में यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। एवं मन्यते यत् मरणासन्ना माता यदय वास्य स्मरणम अकरोत् तदय वायम तत्सीपम आगच्छत। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए, माता स्मरणे स आगमिष्यति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु प्रयुक्तः कः शब्दः क्त प्रत्ययान्तः नास्ति, यानी दिए गए शब्दों में से किसमें क्त प्रत्यय के साथ अंत नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्त प्रत्यय जो होता है ये किसी में जब मूल शब्द में बनता है तो अंत में तह का सेंस आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि दृश्य धातु में अगर क्त प्रत्यय लगता है तो दृष्टः बनता है। इसी प्रकार से हस धातु में क्त प्रत्यय लगेगा तो हसितः बनेगा। श्रु में क्त प्रत्यय लगेगा तो श्रुतः बनेगा। लिख में क्त प्रत्यय लगेगा तो लिखतः बनेगा। इसी प्रकार से देखिए, आप पहला ऑप्शन देखिए, उपगतः और विरक्तः, ये साफ शब्दों में लग रहा है कि अंत में त आ रहा है, तो ये आपका होगा क्या? क्त प्रत्यय अंत में लगा हुआ है। और इसी प्रकार से वीर चितानी जो है इसमें भी क्त प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन आपको अंत में तह वाला जो सेंस है ये नहीं आ रहा होगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग 3 रूप चलते हैं, तो उसमें से ये एक है, इस वजह से आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, अर्चयत, तो इसमें ये क्त प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चूंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वचसा शब्दे का विभक्ति, यानी वचसा शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो वचसा का हिंदी में अर्थ होता है वचन द्वारा। क्या होता है? वचन द्वारा। अब ये देखिए, जो ये कारक चिन्ह है द्वारा, ये किस में आता है? आप स्क्रीन पर विभक्ति और कारक चिन्ह देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए के द्वारा आता है, और कौन सा कारक है? करण कारक है। और विभक्ति कौन सी है? तृतीया विभक्ति है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वत्सा शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, तृतीया विभक्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्म भावम उपगतः इतस्य प्रयोगस्य क भाव, यानी कि इस ब्रह्म भाव उपगतः का प्रयोग करने का क्या भाव है, इस पैराग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है।
पैराग्राफ के बिल्कुल अंतिम लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया है। अन्ते च द्रावत्रिंसे एव वैसी स ब्रह्म भावम उपगतः। यहाँ पर अंत की बात की गई है, यानी कि बिल्कुल मृत्यु की, मोक्ष की बात की गई है। तो पैराग्राफ में ब्रह्म भावम उपगतः किस सेंस में आया है? तो यह मोक्ष प्राप्ति के सेंस में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपठत इतस्य अर्थे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्त, यानी कि अपठत के अर्थ के सेंस में गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? इस गद्यांश में अपठत के सेंस में यानी पढ़ने के सेंस में कौन सा शब्द यूज किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जन्मनेव प्रतिभा संपन्नतया सकुलोचिता विद्या शीघ्रमेव अधित्वान। तो ये अधित्वान पढ़ने के सेंस में यूज किया गया। ऑप्शन नंबर 4 अधित्वान इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 129 से 135 तक भी एक पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। सीधे प्रश्नों को हल करते हैं ताकि आपका समय व्यतीत ना हो अनुवाद करने में। पहला प्रश्न पूछा गया था, वानर व्युत्पत्ति कम वृत्तांतम अश्रीरोत। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अथ पूर्वमेव त्यकत राजभवन वानर व्युत्पत्ति इमम वृत्तांतम अश्रीरोत। तो इमम की बात की गई है, तो यानी पहले लाइन को भी आपको पढ़ना होगा, एवं अश्वोपचराय बहवो वानरः घादिता। ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं, अश्वानाम उपचारे बहवः वानरा घातिता इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वानर व्युत्पत्ति सरोवरस्य किम वैचित्र्यम ज्ञातवान। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एवं चिंतयन सह वने स्थितस्य एकस्य सरोवरस्य वैचित्र्यम ज्ञातवान सह कोऽपि तम सरोवरम प्रविशति स नास्मेति। तो विकल्प नंबर 3 देखिए, यह सरोवरम प्रविशति स नश्यति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वानरस्य केन चातुर्येण राक्षसः प्रसन्ना अभवत्। इसका उत्तर पाने के लिए आपको पूरा ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, दूरस्थः च सन कमलानेन सरोवर जलम पातु मार्भत तक्षणमेव रत्नमाला भूषिता एक राक्षस जल मध्यादः निष्क्रम्य अवदत् भो वानर अत्र सलिले य प्रवेश करोति स मे भक्ष्य परम त्वम अतीत चतुरोक्षसी य जलम अनेन विदिता पिबसि अतः तुष्टोक्ष अहम प्रार्थ्यस्य मनोवांछितम वानर आह केंचित दुष्टेन भुक्तिना सह में अत्यंतम वैरम यदि त्वम एनाम रत्नमालाम महम प्रयच्छसि तहिं तम राजानां प्रलोभ्य अत्र सरसि प्रवेश्यामि प्रसन्न राक्षस तस्मै रत्नमालाम अयच्छत। यहाँ पर बात की गई थी सरोवर में जो जल में कमल था उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला विकल्प वानरः जलम प्रविश्य कमलानेन जलम अपीबत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राक्षसः कस्मै रत्नमालाम अयच्छत। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए, राक्षसः वानर व्युत्पत्तये रत्नमालाम अयच्छत। ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्भत त्रयत निर्माण प्रक्रिया क्या, यानी आर्भत का निर्माण का प्रक्रिया क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आ प्लस रभ लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रविशति कस्य गरुड़स्य क्रिया अस्ति। पैराग्राफ के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा तुदादि गरुड़स्य। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। इस पैराग्राफ पर आधारित जो अंतिम प्रश्न था पूछा गया था, तुरंगः इत्यत्र क पर्यायवाची गद्यांश से प्रयुक्त। तुरंग मतलब कि घोड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, है मतलब कि भीगी घोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्कृष्टा अस्ति, यानी कि भाषा शिक्षण के दौरान निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। पहला विकल्प दिया गया, भाषण काले एव तेन छात्र संशोधित्व, मतलब कि भाषा के दौरान अगर कोई छात्र कोई गलती कर देता है तो उसे तुरंत संशोधित कर देना चाहिए। यह विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा देखिए, संशोधनस्य कार्यम संपूर्ण कक्षाया क्रियाकलाप रूपे कर्तव्यम येन छात्राः पुनः त्रुटि न कुर्युः, यानी कि संशोधन कार्य जो है वो समस्त कक्षा के सामने क्रियाकलाप के रूप में कराना चाहिए, जिससे छात्र अगली बार यानी पुनः ये त्रुटि ना करें। ये भी आपका पॉजिटिव सेंस में, लेकिन आगे हो सकता है कि इससे अप्रोप्रिएट आंसर आपको मिले। तीसरा देखिए, छात्राणाम त्रुटिनाम संशोधनम कदापि ना
करणीयम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि छात्रों की त्रुटियों को कभी भी संशोधित नहीं किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, अध्यापकस्य कर्तव्यम अस्ति यत् सह त्रुटिनाम विश्लेषणम कुर्यात् तासाम प्रकारम जानियात् तदा त्रुटिनाम क्षेत्रम स्पष्टम कृत्वा पुनः अध्यापयेत। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक का कर्तव्य यह है कि वह सबसे पहले त्रुटियों का विश्लेषण करे और उसके बाद से ये जानने की कोशिश करे कि बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं, विश्लेषण करने के बाद से, और पुनः उन त्रुटियों के क्षेत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए पुनः उसी टॉपिक को पढ़ाए। इससे बच्चों का जो भाषा के प्रति शिक्षण होगा वो एक तरीके से अर्थपूर्ण होगा, और यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है और यही आपका उत्तर भी होगा। अब देखिए, पहले और दूसरे विकल्प पे मैंने स्टार क्यों लगाया था। देखिए यहाँ पे पहले में ये कहा गया था कि बच्चों के त्रुटियों को संशोधित करना चाहिए जैसे ही वो गलती करते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इसी में इंक्लूडेड है कि त्रुटि को संशोधित तो करना है, लेकिन उसके पीछे का कारण जान करके और उसके बाद से स्पष्टीकरण दे करके त्रुटि को संशोधित करना है। इससे बच्चों का जो ज्ञान होगा वो अर्थपूर्ण होगा। तो पहला विकल्प चौथे में इंक्लूडेड है। दूसरा देखिए, कहा जा रहा था कि संशोधन कार्य सभी कक्षा के सामने करना है ताकि सभी छात्रों को इस प्रकार की त्रुटि पुनः ना करे, ऐसा त्रुटि ना दोहराएं। तो ये भी पॉजिटिव था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चौथे वाले विकल्प में शामिल है ये भी। क्यों? क्योंकि जब आप त्रुटियों का विश्लेषण करके पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाएंगे, उस त्रुटियों के बारे में बताएंगे, तो निश्चित तौर पर पूरी कक्षा को लाभ जरूर होगा, लेकिन इसमें विश्लेषण और पुनः शिक्षण का कार्य नहीं था। इस वजह से ये कम एप्रोप्रिएट था, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन नंबर 4 ही है कि सबसे पहले त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे कि बच्चे आखिर गलती कर क्यों रहे हैं, उसके बाद से त्रुटि के क्षेत्र पर कार्य करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि आपने ये गलती की है, उसके बाद से पुनः अध्यापन करेंगे और उसके बाद से जो बच्चों का अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मोस्ट एप्रोप्रिएट है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रवण पद्धत्या भाषा शिक्षणस्य प्रक्रियायाम निम्नलिखिते विशेष बलम दत्तम, यानी कि श्रवण पद्धति के माध्यम से जो भाषा शिक्षण की जाती है वो विशेष रूप से किस पर बल देता है। तो ये विशेष रूप से अभ्यास करने पर बल देता है। जैसे कि टेप रिकॉर्डर में अगर कोई टॉपिक है तो उसको बार बार सुनना, उसको बार बार सुन करके अभ्यास करना। देखिए, श्रवण के संदर्भ में कहा गया था, तो बार बार वो सुन करके अभ्यास करेगा, यानी कि स्वाभाविक रूप से। देखिए, स्वभाव रूपे परिवर्त युतम भृशम अभ्यास करणम, तो यहां पर बार बार अभ्यास करेगा सुन करके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः, मतलब कि एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि शब्दकोश, जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरी बोला जाता है, उसका सफल प्रयोग बच्चों को सिखाया जाए। आगे देखिए, शब्दकोशस्य प्रयोगम प्रोत्साह्युतम निम्नलिखितेषु क विधि न समचीना अस्ति, यानी कि शब्दकोश के प्रयोग के प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। पहला दिया गया है भाषाया अंगानाम अन्वेषणम, अन्वेषण मतलब कि खोज करना, ठीक है, यानी कि भाषा के अंगों की खोज करने की बात की जा रही है। भाषा का जो न्यूनतम इकाई होता है वो क्या होता है, वर्ण होते हैं, और भाषा के अंग में शब्द भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शब्दों की खोज की बात कर रहा है, जो कि डिक्शनरी में ही किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपसे निगेटिव सेंस में उत्तर पूछा गया है। दूसरा देखिए, दिया गया संदर्भानुकूलम शब्दार्थस्य चयनम, यानी कि संदर्भ के अनुकूल शब्दों के अर्थ का चयन करना, यह भी बिल्कुल पॉजिटिव था। आप जब डिक्शनरी में देखते होंगे तो जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं उससे से मिलता जुलता जो समानार्थी शब्द होते हैं उनका भी मीनिंग दिया गया रहता है, तो उसी के सेंस में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चूंकि ये पॉजिटिव था शब्दकोश यानी डिक्शनरी के प्रयोग के संदर्भ में, इस वजह से आपका उत्तर ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, शब्दस्य उच्चारण ज्ञानम, यानी कि शब्दों के उच्चारण का ज्ञान। जब आप डिक्शनरी देखते हैं या फिर ऑनलाइन डिक्शनरी भी सर्च करते हैं तो उसमें उच्चारण किस प्रकार से करना है वो तोड़ तोड़ कर लिखा रहता है, तो ये भी आपका डिक्शनरी से संबंधित है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रत्येकम नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नए शब्द के लिए अध्यापक के पास जाना। अब देखिए, जब बच्चे को डिक्शनरी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है तो बच्चा बार बार नया शब्द मिलेगा तो टीचर के पास थोड़ी जाएगा, वो तो डिक्शनरी में सर्च करेगा ना। तो चौथा विकल्प ये कह रहा है कि प्रत्येक नए शब्द के लिए अध्यापक के पास जाने के सेंस में, इस वजह से यही आपका एकमात्र नेगेटिव है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु
प्रमाणिक श्रवणस्य किम उदाहरणम, यानी कि प्रमाणिक स्वर का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो आप देख लीजिए, अगर बात करें पहला दिया गया है कथा श्रावणम यानी कथा सुनने का, तो ये प्रमाणिक नहीं होता है, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए उच्च पाठनम यानी ऊंची आवाज में पढ़ना, तो ये भी आपका प्रमाणिक नहीं है। चौथा देखिए गायनम यानी गाना गाना, ये भी आपका प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अगर बात करें रेडियो प्रसारणम, तो ये आपका प्रमाणिक है। क्यों प्रमाणिक है? देखिए प्रसारणम, रेडियो तो आप जानते हैं कि ये श्रवण एक तरीके से सामग्री हो गया, और रेडियो का जो प्रसारण होता है वो इसलिए प्रमाणिक माना जाता है क्योंकि ये जो भी रेडियो के चैनल हैं वो सभी गवर्नमेंट के अंतर्गत, जो प्रसारण मंत्रालय है उनके अंतर्गत ये सभी रजिस्टर्ड होते हैं, इस वजह से ये प्रमाणिक माना जाता है। तो रेडियो प्रसारणम ये आपका प्रमाणिक श्रवणस्य का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा शिक्षक रूपेण, मतलब कि एक भाषा शिक्षक के रूप में अस्माभिः व्याकरणस्य ज्ञानम कर्तव्यम, मतलब कि एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा जो व्याकरण का ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि जो चीज़ें मूर्त अवस्था में हैं उसको उदाहरण लेकर के बच्चे को अमूर्त चीज़ों के बारे में ज्ञान कराना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निदनात्मिकायः परीक्षायः सफलता निम्नलिखिते आश्रिता अस्ति, यानी कि निदानात्मक परीक्षण का जो सफलता है वो निम्न में से किस पर आश्रित होता है। तो यह अधिगम प्रक्रिया के दोषपूर्ण ज्ञान पर आधारित होता है, मतलब कि जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें अगर दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिससे बच्चे को समस्या हो रही है किसी चीज़ को सीखने के दौरान, तो क्या समस्या हो रही है उसी को जानने के लिए यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। और बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो जाहिर सी बात है जो अधिगम प्रक्रिया अपनाई जा रही होगी उसमें कुछ त्रुटि होगी, कुछ दोष होगा, और इसी दोष को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा शिक्षणस्य कक्षायाम छात्रः आत्मनं प्रथम भाषायाः अधिगमे कठिन्यम अनुभवति यत्, ये बोला जा रहा है कि भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र अपने स्वयं के प्रथम भाषा क्या होता है? प्रथम भाषा आपकी मातृभाषा होती है, आपका मदर टंग होता है। यानी कि भाषा शिक्षण की कक्षा में बच्चा अपनी स्वयं की मातृभाषा के अधिगम में कठिनता महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो प्रथम भाषा है, जैसे मान लीजिए यूपी बिहार के लोगों की अगर प्रथम भाषा मदर टंग हिंदी है तो वो हिंदी अपनी इन्वायरमेंट से पहले सीख करके आए हैं, फिर भी जब आप विद्यालय में हिंदी पढ़ते हैं तो आपको कठिन लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कठिन लगता है कि अब विद्यालय में आप औपचारिक तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने कोई व्याकरण का नियम नहीं पढ़ा था। जब आपका जन्म हुआ आपके परिवार में तो आपके माता पिता और आपके आस पड़ोस के लोग हिंदी बोल रहे थे, और इसी वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हिंदी भाषा को उनसे अर्जित कर लिए। कहने का मतलब कि बिना व्याकरणों के नियम के और बिना औपचारिक तरीके से चीज़ों को सीखना इन्वायरमेंट की वजह से ये अर्जन कहलाता है, और व्याकरण के नियमों के तहत औपचारिक तरीके से किसी चीज़ को सीखना उसका अधिगम कहलाता है। तो अभी तक जो लैंग्वेज आपने सीखा था मदर टंग, उसके लिए कोई आपने प्रयास नहीं किया था, वो आपके इन्वायरमेंट की वजह से आपने उसे अर्जित कर लिया था। चूंकि अब व्याकरण के नियमों और औपचारिक तरीके से आपको सीखना है विद्यालय में, इस वजह से आपको कठिनता महसूस होती है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यालयस्य भाषा गृहस्य भाषया तुलनायाम औपचारिकी भवति, यानी कि जो विद्यालय की भाषा है वो गृह की भाषा यानी घर की भाषा के तुलना में औपचारिक होता है, इस वजह से कठिनाई महसूस होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कथा श्रवणेन छात्रः निम्नलिखित कार्य सहायताम प्राप्नोति, यानी कि कथा सुनने से छात्रों में क्या विकसित करने के लिए यानी क्या प्राप्त करने के लिए सहायता मिलती है। तो ये देख लीजिए, कथा के माध्यम से यानी कहानी के माध्यम से बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में कल्पनाशीलता दिया गया है। तेषाम कल्पना शक्ति है विकासे, यानी कि उनके कल्पनाशीलता में विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था छात्राणाम लेखन योग्यतया मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति, यानी कि छात्रों के लेखन योग्यता के मूल्यांकन के लिए निम्न में से सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो लेखन योग्यता का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी राइटिंग कैसी है। लेखन योग्यता का मतलब ये होता है कि आप अपने विचारों को लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी कि आप अपने मौलिक विचारों को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, यही लेखन योग्यता होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन 3 में दिया गया है स्वानुभवाम लेखनम। स्वा मतलब कि अपना, अनुभवाम मतलब कि अपना अनुभव, यानी कि स्वयं का अनुभव, जाहिर सी बात है यूनिक होगा, मौलिक होगा।
सृजनात्मक होगा तो ये स्व अनुभव यानी अपने अनुभव को लिखना ही लेखन योग्यता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्वम उदाहरण पूर्वकम नियमान शिक्षित्वा तदनु तेषाम अभ्यासः क्रियते पद्धति इयम किम कथ्यते। यानी कि ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले उदाहरण दिया जा रहा है, पूर्व में उदाहरण दिया जा रहा है, उसके बाद नियम बताया जा रहा है, नियम की शिक्षा दी जा रही है, उसके बाद फिर से उसका अभ्यास कराया जा रहा है। तो यह पद्धति क्या कहलाएगा? तो यह पद्धति निगमनात्मक विधि उपयोगिता कहलाएगा। निगमनात्मक का मतलब क्या होता है? पहले नियम बताना, लेकिन यहाँ पर किया जा रहा है कि पहले उसको उदाहरण बता करके फिर नियम बताया जा रहा है और फिर उदाहरण बताया जा रहा है। इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कि आगमनात्मक विधि होगा। यहाँ पर एक तरीके से इसका जो उपयोग है निगमन विधि का, उसको थोड़ा ब्रॉड किया गया कि पहले उदाहरण बता दिया गया, फिर नियम बताया गया, फिर उदाहरण का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो इस वजह से ये निगमनात्मक विधि उपयोगिता ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमाः रुचिकरेण स्पष्टेन विधिना च प्रस्तोत्वया येन। यानी कि जो क्रियाकलाप के माध्यम से व्याकरण के नियम को रुचि पूर्ण तरीके से स्पष्ट करना, इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है? बच्चों में आंतरिक संरचना जानने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। छात्रा आंतरिक संरचनानाम जानयु। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, साहित्य अर्थस्य, यानी कि साहित्य का जो अर्थ होता है वो बहुत स्तर लिए हुए होता है। मतलब कि जैसे आप जानते हैं कि सागर में गागर भरना, या फिर जिस प्रकार से अलंकार छंद का प्रयोग साहित्य में किया जाता है, यानी कि उसके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं, बहुत स्तर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके सही जवाब हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः व्यावहारिका पक्षा भाषा शिक्षणस्य डैश प्रोपनोतिम प्राप्तवन्तः। यानी कि जो भाषा का जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो किस प्रकार से भाषा शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है? तो ये वार्तालाप के माध्यम से किया जा सकता है। देखिए, व्यवहारिक की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो आपका मदर टंग है, जो आपकी प्रथम भाषा है, वो व्यवहारिक भाषा के तौर पर आपने इन्वायरमेंट के में सिर्फ वार्तालाप करके सीखा था। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि भाषा शिक्षण में भाषा को व्यवहारिक पक्ष कैसे सीखा जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये वार्तालाप के माध्यम से, यानी कम्युनिकेट करने के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा कक्षायाम साहित्यिक पाठ्य सामग्र्यः पाठनाय अधिगमाय च प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यानी कि जो साहित्यिक पाठ्य सामग्री है उसका प्रयोग भाषा की कक्षा में एक तो अधिगम के लिए किया जा सकता है और दूसरा किस प्रयोग में किया जा सकता है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, भाषा साहित्य के माध्यम से बच्चों में नए शब्दों के भंडार को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, भाषा कार्याणाम नौ शब्द भंडारस्य च, यानी कि भाषा कक्षा में साहित्य पाठ्य सामग्री के माध्यम से अधिगम के साथ साथ बच्चों में नौ शब्द यानी नए शब्दों के भंडारण में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, व्याकरणस्य अध्यापन विषय किम कथनम सत्यम अस्ति। यानी कि व्याकरण विषय के अध्यापन में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो व्याकरण होता है वो संदर्भ के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाषा की कक्षा में जो कहानी के माध्यम से चीज़ों को सिखाई जा रही हैं, उसी कहानी में ही व्याकरण को संदर्भ के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उससे को रिलेट कर पाएँ अपने आप को और उससे संदर्भ लेते हुए सीख पाएँ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।